हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार सीयूटी बाय सुपर ग्रेड्स पर। तो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कि एक एटम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है कि एटम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब क्वेश्चन किस टाइप का है समझ में नहीं आ रहा, ऐसा मैं क्यों पूछ रहा हूं। तो देखिए कि एटम होता है एक न्यूट्रल पार्टिकल। अगर हम एक पार्टिकल के तौर पे उसे कंसीडर करें तो उसके न्यूक्लियस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ कैरी करते हुए उस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। तो एटम पर टोटल चार्ज, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट ऐड होता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, टोटल सम ऑफ चार्जेस हो जाता है एटम के पास जीरो। तो एटम पर नेट चार्ज जीरो है, मतलब कि एटम पर कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या वो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएगा? अब शायद आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि एटम के पास कोई चार्ज नहीं है, फिर भी क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, अपने आसपास कोई दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। तो इस सवाल का जवाब हम इसी वीडियो में तलाशेंगे बीच में कहीं पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। मतलब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल दो इक्वल चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज, मतलब ये अगर एक कूलॉम है तो दूसरा भी एक ही कूलॉम होगा, लेकिन साइन अपोजिट होनी चाहिए, -1 कूलॉम +1 कूलॉम। तो दो इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट नेचर के चार्ज, जब दोनों चार्ज एक दूसरे से थोड़ा सा कुछ स्मॉल सेपरेशन पे, बहुत ही छोटी डिस्टेंस पे अरेंज होते हैं, तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म हो गया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक छोटी सी चीज हमने देखी कि डेफिनेशन वाइज इसमें दो चार्ज हैं, दोनों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, लेकिन दोनों ही चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के होना चाहिए। अगर एक एक कूलॉम है तो दूसरा भी एक कूलॉम हो, और दोनों के बीच बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस होनी चाहिए। अब एक टर्म हमें यहाँ पर ध्यान देनी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं। तो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, दोनों डाइपोल के बीच की जितना भी सेपरेशन है उस सेपरेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है चार्ज के मैग्नीट्यूड से। दोनों में से कोई भी चार्ज देखो, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है एक चार्ज का मैग्नीट्यूड Q इंटू यहाँ पर दोनों के बीच डिस्टेंस 2L। अभी मैंने डिस्टेंस ली थी D और अभी ले रहा हूं 2L, तो इससे कोई फर्क नहीं आता। दोनों चार्ज के बीच हम डिस्टेंस D भी मान सकते हैं, लेकिन ज्यादातर डेरिवेशंस में कई जगह बुक्स में हमें देखने को मिलता है कि दोनों की जगह के दोनों के बीच में जो डिस्टेंस सेपरेशन लिया गया है वो लिया गया है 2L। 2L किस तरह से लेते हैं, तो डाइपोल्स के बीच में एक मिड पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं। इस मिड पॉइंट से ये नेगेटिव चार्ज भी L डिस्टेंस पर है और ये पॉजिटिव चार्ज भी इस मिड पॉइंट से L डिस्टेंस पे है, तो दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस हो जाती है 2L। तो यहाँ पर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट 2QL। इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट देखिए, यहाँ पर चार्ज है यहाँ पर डिस्टेंस है और ये तो कांस्टेंट है, तो चार्ज की यूनिट कूलॉम, डिस्टेंस की मीटर, तो कूलॉम मीटर हो जाती है इलेक्ट्रिक डाइपोल के डाइपोल मूवमेंट की एसआई यूनिट। इसके अलावा ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन किस तरह से डिफाइन की गई है, इसकी डायरेक्शन रहती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी डायरेक्शन डिफाइन किसी विशेष लॉ के अकॉर्डिंग नहीं की गई कि कोई स्पेशल सी थ्योरी के बेस पर निकल के आ रही हो। जैसे माना गया था कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, उसी तरह कन्वेंशनल फॉर्म में माना गया है कि डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जो कि ये दिखाई भी दे रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन होती है, मतलब कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है क्या, तो देखिए डाइपोल और एटम में कुछ कुछ चीजें कॉमन दिखाई दे रही हैं। क्या, डाइपोल का नेट चार्ज भी जीरो है। प्लस क्यू और माइनस क्यू को हम ऐड कर देंगे तो नेट चार्ज हो जाता है जीरो, जो कि एटम पर भी नेट चार्ज जीरो था। उसके न्यूक्लियस पे जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में उस न्यूक्लियस को के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था। तो
जिस तरह से एटम पे नेट चार्ज जीरो है उसी तरह डाइपोल पर भी नेट चार्ज जीरो है। तो एटम और डाइपोल क्या सेम चीजें हैं? थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन एटम का। तो हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन मतलब कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रहता है और चारों तरफ घूमता रहता है एक इलेक्ट्रॉन। जिस तरह से सेंटर ऑफ मास डिफाइन होता है किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए कि उसके सेंटर पे हम पूरा का पूरा मास उसका सेंटर्ड मान सकते हैं, और इस कंडीशन में अगर हम मैकेनिक्स के लॉ उधर पे लगाएं तब भी चीजें सेम सेम निकल कर आती हैं। उसी तरह से हम सारे के सारे नेगेटिव चार्ज के सेंटर को यहाँ इस स्फेयर के या टू डायमेंशनल में बात करें तो इस सर्कल के सेंटर पे सेंटर्ड मान सकते हैं। तो यहाँ सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज था और यहीं पर नेगेटिव चार्ज आ गया हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं है, तो ये डाइपोल नहीं बनेगा, क्योंकि डाइपोल के लिए कंडीशन है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ सेपरेशन होना चाहिए। तो हाइड्रोजन एटम तो नहीं बन रहा है डाइपोल। लेकिन क्या हर एक एटम डाइपोल नहीं बनेगा? तो जरूरी नहीं है हर एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करे। हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम जिनके की लास्ट इलेक्ट्रॉन जाके एस ऑर्बिटल में फिल होते हैं, उसमें तो लास्ट ऑर्बिट सर्कुलर, मतलब हम बोल सकते हैं पूरा का पूरा एटम्स थ्री डायमेंशनल में बात करें स्फेरिकल टाइप का है। लेकिन कुछ और एटम्स की बात करें तो जिनमें इलिप्टिकल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, वहां पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ आ रहा है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ आ रहा है, तो इन दोनों के बीच सेपरेशन है, मतलब कि प्लस क्यू और माइनस क्यू थोड़े से स्मॉल सेपरेशन में है। तो ये अपने चारों तरफ यहाँ 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 कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि अभी आगे हम देखेंगे कि डाइपोल भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो एटम एक एक्चुअल में डाइपोल की तरह वर्क करता है, और इस वजह से उस पर नेट चार्ज होते हुए भी वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। अब आगे हमें देखना है कि इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से निकाली जा सकती है, किन किन केसेस में निकाली जाएगी और कितनी कितनी आती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट मतलब डाइपोल की एक्सिस पे ये पॉइंट पड़ रहा है। डाइपोल की एक्सिस ये नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और इसी एक्सिस में आगे ये पॉइंट पी मिल रहा है। हमें पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। डाइपोल में इस तरह से अरेंजमेंट बना हुआ है, एक डाइपोल ए और बी इन पॉइंट्स पे चार्ज को रख दिया है तो डाइपोल फॉर्म हो रहा है। पॉइंट ए पर नेगेटिव चार्ज है, पॉइंट बी पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है। ये डाइपोल का मिड पॉइंट है, जहां से ये चार्ज भी एल डिस्टेंस पे है, ये चार्ज भी एल डिस्टेंस पे है, और इस मिड पॉइंट से ये पॉइंट पी है आर डिस्टेंस पे। मिड पॉइंट से पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे है, मतलब कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी पॉजिटिव से पी तक की। इस टोटल डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को मैं हटा दूं तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता चल जाएगी। ये आर है, ये एल है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकल के आ रही है आर माइनस एल। और नेगेटिव से अगर डिस्टेंस देखनी है तो इस डिस्टेंस में इतनी डिस्टेंस को और ऐड करना है तो आर प्लस एल डिस्टेंस हो जाती है। तो हमने देखा जो पॉइंट है ये अलग अलग चार्जेस से डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे है, एक से कम और एक पे ज्यादा। पॉजिटिव के कारण डिस्टेंस कम है, नेगेटिव के कारण डिस्टेंस ज्यादा है। अब देखिए, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का क्या तरीका रहेगा? तो कोई स्पेशल तरीका नहीं है, जस्ट कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहले तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं नाम दे देता हूं E1। और E1 जो रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? चार्ज Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0। एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम कर रहे हैं, चार्ज डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, और आर का स्क्वायर, उस डिस्टेंस का स्क्वायर जो चार्ज से जिस पॉइंट तक की डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं चार्ज दिया है Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 और डिस्टेंस है पॉजिटिव चार्ज से आर माइनस एल का स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन लिखिए अलोंग बी पी। तो डायरेक्शन कैसे निकल के आई? तो किसी भी पॉइंट चार्ज की जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर हम एक इमेजिनरी बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, जिसे हम नाम देते हैं टेस्ट चार्ज। तो इस टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की,
इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये इसे पॉजिटिव होने के कारण रिपल्स करेगा। रिपल्स करेगा तो डायरेक्शन कुछ ऐसी देखने को मिल रही है जो कि बी से पी की तरफ जा रही है, इस वजह से हमने डायरेक्शन बोला है अलोंग बीपी। अब इसी के साथ देखते हैं, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज भी है। इस नेगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, इसे हम नाम दे रहे हैं E2। E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट चार्ज माइनस क्यू का जस्ट मैग्नीट्यूड हम लेंगे। यहां पर माइनस क्यू नहीं लिखना होता है, क्यों? क्योंकि हम जो इसका जो माइनस का साइन है उसका जिस तरीके का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा उसे हम डायरेक्शन में देख लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम देखते हैं नेगेटिव चार्ज दिया है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड है क्यू डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से 4 पाई एप्सिलॉन 0 और डिस्टेंस आर प्लस एल का स्क्वायर। ये आ गई E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किस डायरेक्शन में रहेगी? अब देखिए डायरेक्शन में देख लेते हैं हम कंट्रीब्यूशन को। तो जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉइंट पी पर रखे टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये पी से बी की तरफ चल मूव करेगा टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की डायरेक्शन आ जाएगी अलोंग पी बी। अब यहां पर इस पॉइंट पी पर कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? नहीं है। यही दो पॉइंट थे हमारे पास ए और बी, जिनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी पी पर। ए पर नेगेटिव चार्ज रखा था, बी पर पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी। तो इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसे हम वेक्टर एडिशन से देख लेंगे। वेक्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E2, इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा। तो जस्ट हमें नंबर्स की तरह ऐड नहीं करना है, ये देखना है कि कौन सी चीज पॉजिटिव, अगर डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, जो कि इस केस में अलग दिख रहा है, पॉजिटिव के कारण इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, नेगेटिव के कारण इस तरफ आ रही है। पी बी और बीपी इस तरह से डायरेक्शन मिल रही है हमें। तो हम पॉजिटिव चार्ज वाले की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले को नेगेटिव। तो E1 माइनस E2, इस तरह से मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कितना? मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो E1 माइनस E2, जो कि सेम वेक्टर एडिशन ई वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर से आया है। बस E2 वेक्टर की डायरेक्शन E1 वेक्टर के बिल्कुल जस्ट अपोजिट थी, इसलिए मैंने इसे इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद और एक अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद, जो कि अप्रोक्सीमेशन हम क्या लेंगे, ये जो आर क्यूब दिख रहा है हमें, आर क्यूब की जगह एक्चुअल में मिल रहा था आर माइनस एल का क्यूब। लेकिन जो डाइपोल का सेपरेशन रहता है बहुत ही छोटा रहता है, और जिस डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं वो काफी लार्ज डिस्टेंस है। तो आर बहुत बड़ा है एल के कंपैरिजन में, तो इस एल को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। इस वजह से इस तरह से एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है। क्या एक्सप्रेशन मिल रहा है? 2p। p क्या है? p है डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट q इंटू 2l डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली हमें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की रिजल्टेंट डायरेक्शन किस तरफ रहेगी? तो रिजल्टेंट डायरेक्शन हम देखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रही है वो एक्चुअल में दो चार्जेस के कंट्रीब्यूशन के कारण मिल रही है, नेगेटिव और पॉजिटिव। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है, एक की इस तरफ है, एक की इस तरफ है। वन डायमेंशनल केस में अगर दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं तो एक को हम पॉजिटिव एक को नेगेटिव मान सकते हैं, जिस तरीके से हमने अभी तक डेरिवेशन को किया है। अब देखिए इन दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड में से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के कारण चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल रहती है, जो कि दोनों का ही मैग्नीट्यूड बराबर है। ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, मैग्नीट्यूड वाइज देखें। और डिस्टेंस के स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल रहती है, मतलब कि डिस्टेंस के स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल है। तो जहां पर डिस्टेंस कम होगी, जब डिस्टेंस आर जिसकी कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके करेस्पॉन्डिंग ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ डिस्टेंस कम कहां से देखने को मिल रही है हमें? पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो इसके कारण प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ज्यादा देखने को मिलेगी कंपैरिजन में इसके। तो इस वजह से ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट कर जाएगी, और डायरेक्शन जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर दिख रही थी सेम उसी डायरेक्शन में मिलेगी, मतलब कि अलोंग पी बी पी, इस तरह से ये रिपल्सन वाले केस में। अच्छा, ये डायरेक्शन एक वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराया जा सकता है बिना उसे रोटेट किए। अगर मैं इस डायरेक्शन को यहां से देखूं तो ये इस तरह की डायरेक्शन है कुछ। तो ये डायरेक्शन
डाइपोल से किसी तरह का रिलेशन शो कर रही है क्या? तो डाइपोल की डायरेक्शन होती है, अभी हमने डिस्कस किया था, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और सेम डायरेक्शन इस डाइपोल की एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की है। मतलब कि डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर प्रोड्यूस करेगा उसकी डायरेक्शन सेम होगी डाइपोल की डायरेक्शन के। इस फैक्ट को हमने यहाँ पर लिखा भी है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग लाइन बीपी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। अब देखिए, आप इसमें इस तरह से भी सोच सकते हैं कि सर अगर हमने यहाँ पर इस पॉइंट को एक्सियल पे, आप बिल्कुल एक ही तरीके से कैसे बता सकते हैं कि एक्सियल पे हमेशा डायरेक्शन इस तरफ मिलेगी? अगर पॉइंट हमने यहाँ रख लिया होता तो ये नेगेटिव से पास पड़ता। तब भी अगर हम देखें तो इस कंडीशन में नेगेटिव चार्ज पास है, पॉजिटिव चार्ज दूर है। पॉजिटिव इसे इस तरफ रिपल्स कर रहा होगा लेकिन नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, तब डाइपोल इस तरफ मूव कर रहा है, वो टेस्ट चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, मतलब कि इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो कहाँ फर्क आया? इधर भी डायरेक्शन इस तरफ थी, इधर भी इसी तरफ है, तो दोनों ही तरफ से हम देख सकते हैं, चाहे इस तरफ रखें पॉजिटिव चार्ज के पास में टेस्ट चार्ज, या फिर नेगेटिव चार्ज के पास में टेस्ट चार्ज रखें, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सियल कंडीशन में डायरेक्शन हमें मिलेगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल के अलोंग होती है। तो देखा, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कि एटम भी नेट चार्ज जीरो होते हुए भी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। अब एक और केस में देखते हैं हम डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट कहां पर मिलता है? तो देखिए, मान लीजिए एक डाइपोल का नेगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस इस बार हमने एल की जगह ए ले ली है, ये ए डिस्टेंस है। यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक ए, मतलब इन दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस है 2a। तो इनका जो मिड पॉइंट रहता है, इस मिड पॉइंट से थोड़ी सी डिस्टेंस ऊपर, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, जो कि हमने यहां पर ए नेम से मेंशन किया है। इस पॉइंट ए पर डाइपोल की डायरेक्शन, हमें डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देखेंगे तो इसे हम बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। अब डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं हम, तो यहां पर कुछ चीजें हमें साफ दिखाई दे रही हैं कि ये जो पॉइंट ए है, ये प्लस क्यू से कितना दूर है? इतना दूर है। माइनस क्यू से, इससे भी इतना दूर है। मतलब कि डायग्राम से अलग दिखाई दे रहा है, दोनों चार्ज से सेम डिस्टेंस पर है। कितना कितना दूर है इसे देख लेते हैं। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है और एक दूसरा ये इस तरह से बन रहा है। तो किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में देख लेते हैं डायरेक्शन, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आएगी? यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर है, यहां से यहां तक की ए है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा ये डिस्टेंस हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये दोनों ही जगह से, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव, दोनों ही चार्जेस से ये पॉइंट ए सेम डिस्टेंस पर है। सॉरी। और कुछ चीजें देखते हैं, तो यहां पर डिस्टेंस तो दोनों की सेम आ गई, और कुछ चीजों में हम क्या देख सकते हैं? चार्ज को। तो जितना मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज का है उतना ही पॉजिटिव का रहेगा। डाइपोल के लिए ये चीज भी सेम ही रहती है, दोनों ही चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा होगा उतनी ही ये यहाँ कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण जो E1 और E2 अलग अलग बनती, उन्हें हमने नाम दे दिया है E। E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E, और दोनों ही चार्जेस से डिस्टेंस इतनी निकल के आ रही है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब इसे ऐड कैसे करेंगे? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करते समय एक और चीज का ध्यान रखना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मिल रही होगी? इस पॉइंट पर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज रखता हूं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसे रिपल्स करेगा इस डायरेक्शन में, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसे अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। तो एक्चुअल में इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। एक ई इस तरफ जा रहा है और एक ई इस तरफ जा रहा है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरह से बना सकते हैं हम? तो देखिए, ये जो ई है ये एक्चुअल में कहां से बन रहा है? ये देखिए, ये यहां से आ रहा है, इसी के अलोंग है, ये एक ही लाइन है जो आगे बढ़ गई है।
अब ये नीचे वाली लाइंस है जो कि डाइपोल है, डाइपोल के साथ ये डिस्टेंस बना रही है, मान लीजिए थीटा एंगल। तो अब मैं इस लाइन पर कहीं भी इस तरह से इसके पैरेलल लाइन बनाऊंगा तो एंगल बनेगा थीटा। तो यहां पर मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं तो एंगल बन रहा है थीटा। ये ई इसके साथ बना रही है थीटा एंगल। इसके अलावा ये जो लाइन है, ये लाइन भी इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रही थीटा। तो मैं इसे यहां कहीं भी कट करूंगा तो यहां बनेगा एंगल इस तरह से एंगल हमें बनता हुआ दिखाई देगा थीटा। और वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से ये एंगल भी थीटा बनेगा, यहां पर थीटा बनेगा तो यहां पर भी थीटा बनेगा। इसी हिसाब से यहां पर भी एंगल, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन भी बना रही है थीटा। तो इस लाइन के साथ ये दोनों ही वेक्टर्स बना रहे हैं एंगल थीटा। अब देख लेते हैं इसे कंपोनेंट में किस तरह से तोड़ा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले मैं ये वाला ई उठाता हूं, ये देखिए वेक्टर्स को कंपोनेंट में तोड़ने का मतलब होता है उसे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पर बना लेना, जिसका कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस और कुछ हिस्सा वाई एक्सिस पे। इस तरह से हम कंपोनेंट में तोड़ते हैं वेक्टर्स को। तो देखिए यहां पर बन रहा है थीटा एंगल। हमें इस वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ना है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है और ये इसकी डायरेक्शन है। तो जो दो कंपोनेंट बनेंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो मैं एक कंपोनेंट इधर ही ले लेता हूं। अब इन दो कंपोनेंट की डायरेक्शन किस तरह से देखेंगे हम, तो देखिए बेटा यहां से ये वेक्टर शुरू होकर यहां खत्म हो रहा है, तो एक वेक्टर शुरू होकर यहां खत्म होना चाहिए और दूसरा इसके परपेंडिकुलर भी शुरू होकर यहां खत्म होना चाहिए। कंपोनेंट में हमने तोड़ा तो ये एंगल सेम रखा थीटा, ये तो हमें दिख रहा है ये थीटा था ये ई के साथ, और दूसरा इस थीटा पे हमने परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है। एंगल यहां पर बन रहा है और ये है वेक्टर ई। ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा और ये कितना आएगा, तो ये देखिए ये कंपोनेंट के लिए हम यहां पर cos थीटा देखें अगर इस डायग्राम में, तो cos थीटा बनता है बेस। बेस कितना है अगर ये एंगल देखो थीटा, तो ये सेम एंगल यहां भी बन रहा है। तो सारी कैलकुलेशन हम यहां से कर लेते हैं, यहां भी ई दिखाई दे रहा है। बेस है ए डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कितना है, ये इतनी डिस्टेंस जो कि है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये कंपोनेंट ये तो हमने निकाल लिया cos थीटा कितना होगा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां पर ये तो हमने इस डायग्राम से कैलकुलेट कर लिया cos थीटा कितना होगा। ये कंपोनेंट कितना होगा, ये कंपोनेंट होगा यहां पर अगर हम ध्यान दें तो cos थीटा होता है इसके अलावा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पर हाइपोटेनस अगर हम ई ले रहे हैं, ये वेक्टर ई है, तो ये वाला कितना आएगा ई इन ई cos थीटा। तो ये वेक्टर हमें मिल जाता है ई cos थीटा। इसके अलावा cos थीटा ये हमने cos थीटा होगा कितना ये हमने कैलकुलेट करके रख लिया, ठीक है। ये ई cos थीटा मिला, सेम लॉजिक से ये परपेंडिकुलर है तो sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से हाइपोटेनस मतलब ई इधर जाएगा, तो साइन ई साइन थीटा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर। तो ये वाला फैक्टर, ये वाला कंपोनेंट दिखाई दे रहा है ई साइन थीटा, और ये वाला दिखाई दे रहा है हमें ई cos थीटा। तो इस वेक्टर के हमने दो कंपोनेंट कर लिए। अब इसके अलावा एक और वेक्टर कहाँ दिख रहा है, तो एक वेक्टर ये है। इस वेक्टर को देखें, ये इस तरह से बना हुआ है। इसके दो कंपोनेंट हम करेंगे तो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एक तो हम ये इसी के अलोंग ले रहे हैं, दूसरा इस पे परपेंडिकुलर इस तरह से आएगा। इनकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, ये वेक्टर इधर से ओरिजिन कर रहा है और यहाँ जाके खत्म हो रहा है, तो इसका कंपोनेंट भी इधर से ओरिजिन करके यहाँ खत्म होगा, ये इस तरह से होगा। थीटा एंगल यहाँ बन रहा है, ये भी ई है। तो देखिए यहाँ पर थीटा एंगल से लगा हुआ जुड़ा हुआ कंपोनेंट ई cos थीटा था, तो सेम लॉजिक से यहाँ पर ई cos थीटा आ जाएगा, तो ये आएगा ई साइन थीटा। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स कर लिए हैं। दोनों वेक्टर को ऐड करना है तो दोनों के कंपोनेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो ई साइन थीटा एक इस तरफ है एक इस तरफ है, ई के बराबर है, ये अभी हमने देखा था। साइन थीटा के बराबर है क्योंकि थीटा दोनों तरफ से सेम है। तो ये ई साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और दोनों ई cos थीटा एक ही डायरेक्शन में है। इस वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो रहेगी इस डायरेक्शन में ई cos थीटा।
2e cos थीटा, e cos थीटा प्लस e cos थीटा, 2e cos थीटा। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाती है 2e cos थीटा। अब इसकी 2 और e, e तो हम निकाल लेंगे यहां से कितना है, e कितना होगा, e इज इक्वल टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ रही है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की अभी हमने वैल्यू निकाली थी, कॉस थीटा हमारा कितना आ रहा था, ए डिवाइड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां पर था 2 क्यू ए क्या बन गया, डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट, मतलब कि E इज इक्वल टू ये बन गया P, नीचे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये सेम चीज की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर पावर हो जाती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 2 प्लस 1 3, या इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 3/2 पावर लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को। अब यहाँ भी अप्रोक्सीमेशन हम यूज करेंगे कि ए बहुत ही छोटा है आर के कंपैरिजन में, तो हमें एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो पावर हो जाएगी इतनी। तो ये हमें फाइनल एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड का P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब। तो एक्सप्रेशन अगर हम इसे एक्सियल वाली कंडीशन के साथ कंपेयर करें, तो एक्सियल वाली कंडीशन में हमें 2 दिखाई दे रहा था, यहां पर नहीं दिखाई दे रहा, तो हम बोल सकते हैं डाइपोल से सेम डिस्टेंस के लिए, मतलब कि 1 मीटर इन एक्सियल पॉइंट मेजर कर रहे हैं और 1 मीटर इन इक्वेटोरियल पॉइंट, अगर इस तरह से हम मेजर करें तो एक्सियल वाली कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स होगा इक्वेटोरियल वाली कंडीशन के कंपैरिजन में। इसके अलावा मैग्नीट्यूड जस्ट में हमने डिफरेंस देखा, इसके अलावा भी कोई और डिफरेंस हो सकता है क्या, तो एक और डिफरेंस होता है डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड ट्वाइस होता है एक्सियल कंडीशन में, एक्सियल कंडीशन में डायरेक्शन मिल रही थी डाइपोल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल रही थी डाइपोल की डायरेक्शन के अलोंग, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये देखिए, ये डायरेक्शन, इस वेक्टर को मैं नीचे ले जाऊं अगर बिना रोटेट करवाए, तो ये वेक्टर कुछ इस तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, जबकि डाइपोल की डायरेक्शन होती नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल कंडीशन में थी नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो कि डाइपोल की डायरेक्शन के अलोंग है, अलोंग थी, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे है पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल के अपोजिट है, यहाँ हमने लिखा भी है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। तो ये हमने देखा डाइपोल किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग कंडीशन में, एक्सियल कंडीशन में, इक्वेटोरियल कंडीशन में प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा आज ही हमने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी डिस्कस किया था कि किस तरह से एटम एक तरह से डाइपोल की तरह अगर हम उसे कंसीडर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है अपनी सराउंडिंग में। तो इसी तरह से आगे भी हम आपके लिए अच्छे अच्छे फैक्ट्स और काफी जो एग्जाम्स ओरिएंटेड चीजें आपके लिए लाते रहेंगे, आगे भी आपका सिलेबस इसी तरह से कंप्लीट होता चला जाएगा। तो हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। थैंक यू।